Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn a new chapter of class 12th with task. The name of the chapter is Journey to the End of the Earth. And this is chapter number 3 of the book. But chapter number 2 I am not going to teach as it has been deleted from the syllabus. That is A Tiger King. So this chapter is written by Tishani Doshi. Before I begin with the chapter, I will let you know about this. That this is the Journey to the End of the Earth will help you learn all about the travelogue in detail. The travelogue is about the author's experience when she goes on a journey to Antarctica. The author is Tishani Doshi, as we know, it is written here. So this journey to Antarctica commences on the Russian vehicle and Geoff Green was leading it. Moreover, Geoff Green is one of those who take interest in taking students on educational trips. Through this helps them discover the end of the earth. Thus, over here the author went to Antarctica for educational purpose as well as learn more about the place. तो ये जो स्टोरी है तिशानी दोशी ने जो लिखी है, इसमें एक ट्रैवलॉग है जो हमें बताता है कि जर्नी टू दी एंड ऑफ अर्थ, जो एंड है, जर्नी जो है अर्थ का एंड पर जाती है, जिसका नाम अंटार्कटिका है. आपने एक स्टोरी सुनी होगी बीरबल की खिचड़ी. उस खिचड़ी में आपको याद होगा कि बीरबल जो था एक ऊंचे पेड़ पर रखकर खिचड़ी पका रहा था, जहां पॉट जो थी गर्म नहीं हो पाती है, आग जलती है और आग की जो लपट होती है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है. लेकिन इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. जो भी करते हैं, द एक्टिविटीज दैट आर डन बाय ह्यूमन बीइंग, हाउ इट इफेक्ट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ, दैट इज नन अदर देन अंटार्कटिका, जहां पर टेम्परेचर इतना लो रहता है आप सांस खुली हवा में नहीं ले सकते, और वहाँ पेंगुइन और कुछ और दूसरे जानवर हैं या जो भी कीड़े मकोड़े या जो भी वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही ड्राइएस्ट और कूलेस्ट प्लेस में रहने वाले एनिमल्स और बर्ड्स हैं. उसके सिवा वहाँ पर कोई नहीं रह सकता. तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ओवर देयर. लेकिन किस तरह से, जैसे बीरबल की खिचड़ी कुक नहीं हुई थी, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही हैं और कैसे जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं जिनका साइज़ किसी एक कंट्री के साइज़ जितना भी है वो पिघल रहे हैं. और हमें मालूम है, एज वी नो दैट द प्लेस कंसिस्ट्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड इफ इट कीप्स ऑन बिकमिंग हॉट एंड ग्लेशियर्स कीप ऑन मेल्टिंग, at the end of the day it will be flooded all over and we all will die. तो किस तरह से ये जर्नी जो है वो हमें दिखाती है. हाई स्कूल स्टूडेंट ट्रिप पे जाते हैं और पता करते हैं कि किस तरह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं और कैसे ग्लोबल वार्मिंग एक एंड पर जाकर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है. तो हम स्टोरी शुरू करते हैं. तो यहाँ पर है, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, The Antarctica is the best place to go. बोन वॉयज. तो बोन वॉयज ने लिखा है कि अगर आपको जानना है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है जहाँ से जाके आप सब कुछ जान सकते हैं. तो एक बड़ी लैंड मास थी जिसका नाम गोंडवाना था. उसके ब्रेक होने से एक ड्रेक पैसेज बीच में आया, जिस पैसेज की वजह से अंटार्कटिका हमारी अर्थ से बिल्कुल अलग हो गई. इसीलिए उसका नाम एंड ऑफ द अर्थ रखा गया है. और वो ड्रेक पैसेज आने की वजह से कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी उससे कनेक्टेड नहीं रही. उसके बाद वो जगह ठंडी होती गई. जो ड्रेक पैसेज था उसने क्या क्रिएट किया, एक ठंडी हवाएं क्रिएट की जिससे उधर का हिस्सा जम गया और वो अंटार्कटिका आइलैंड बन गया. बाकी की अर्थ पर हम रहते हैं, लेकिन हमारी की गई ह्यूमन एक्टिविटीज़ आज इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं जिससे कि गर्मी वहाँ पहुँचकर उन ग्लेशियर्स को पिघला रही है. तो पास्ट हो गया गोंडवाना जो एक बड़ी लैंडमास थी, प्रेजेंट हो गया उनका पिघलना, और फ्यूचर क्या हो गया कि अगर वो ऐसे ही पिघलते रहे तो एक दिन हमारे जीने की जगह भी नहीं बचेगी. वी ऑल विल बी फ्लडेड. तो आइए स्टार्ट करते हैं. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शुक्लास्की. जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक उनका अपना व्हीकल था जिससे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, जिसका नाम एकेडमिक शुक्लास्की था. हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड.
और इससे किस में जा रहे थे, जो सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा सूखा और सबसे ज़्यादा हवादार कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, जिसका नाम अंटार्कटिका है। तो राइटर कहती है माई जर्नी बिगैन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैद्रास एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर। तो इन सब चीज़ों से होकर राइटर जो है वहाँ पर पहुँचती है। तो राइटर तिशानी जोशी जो है वो मद्रास यानी साउथ को बिलोंग करती है। तो बाई दिस टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक ओशन कॉन्टिनेंट। आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। तो राइटर बताती है कि 100 आवर्स की वो जर्नी थी, जिसमें उसमें कॉम्बिनेशन किस किस चीज़ का था, एक एरोप्लेन का था और एक शिप का था और उसके साथ कार भी थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. Profound means होता है deep। तो कहती है जब मैं इस जर्नी को पूरा करके वहाँ पहुँची तो अंटार्कटिका कैसी थी, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत फैली हुई। वाइट लैंडस्केप क्यों कहा गया है, क्योंकि उस पर बर्फ़ की चादर तनी हुई थी जो सफ़ेद दिखता था। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, और चारों तरफ ब्लू दिखाई देता था। आप इमेजिन करिए जहाँ कोई ट्री नहीं है, ग्रास नहीं है, घर नहीं है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ से जमे हुए पहाड़ और कोई भी ना होना, तो आपको समझ आएगा कि वो कैसा दिखाई देता है। तो वो ब्लू हॉरिजॉन था, जहाँ से जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है तो वहाँ बर्फ और बिना पेड़ों का एक जैसा एरिया बड़ा दिखाई देता है। Followed up with an immediate and profound wonder at its immensity, its isolation। तो ये एक कैसा प्लेस था जो बिल्कुल आइसोलेट था, अकेला था। आप ऐसा कोई प्लेस अपने अर्थ पे इमेजिन नहीं कर सकते जहाँ पर आस पड़ोस में घर ना हो, ट्रीज ना हो, व्हीकल्स ना हो, लेकिन ये एक ऐसा प्लेस है जो कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन वो पूरी तरह आइसोलेटेड है। हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता सिवाय बर्फ़ और पहाड़ों, चट्टानों के, बर्फ़ की चट्टानों के और बड़े बड़े ग्लेशियर्स, या फिर हम वहाँ पर कुछ पेंगुइन्स को देख सकते हैं। But mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। तो राइटर अब सोचती है कि उसे इमेजिन भी नहीं कर पा रही है कि जो गोंडवाना एक बिग लैंडमास थी जिसके टूटने से अंटार्कटिका लैंडमास अलग हो गई, तो वो कभी दोनों एक ही पृथ्वी के हिस्से थे। Part of history. Now we'll talk about the history how it was earlier. 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist। तो 650 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। जैसे हम आजकल स्टोरीज में देखते हैं, हमारे लिए वो एक स्टोरी से कम नहीं है जब हम बात करते हैं डायनासोर्स की। ठीक उसी तरह इतने ही साल पहले देखिए एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम गोंडवाना था और वो एग्जिस्ट करता था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जिसे हम आज के दिन में किसके नाम से जानते हैं, अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तो थिंग्स अलग थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। तो ह्यूमंस इस अर्थ पर नहीं आए थे और क्लाइमेट कैसा था, बहुत ज़्यादा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स इस पर पाए जाते थे। सो द राइटर टेल्स बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमंस मिलियंस ईयर्स अगो द प्लेस वॉज नोन एज Gondwana and it was a big landmass, so India was not a part of it and it was much warmer and there were all kinds of plants and animals that could be found over there. For 500 million years Gondwana thrived। तो लगभग कितने 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना ने एग्जिस्टेंस किया। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, तो ये डायनासोर्स का जो समय निकल गया और उसके बाद किसका दौर स्टार्ट हुआ, मैमल्स का। द लैंडमास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू
countries shaping the globe much as we know it today। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, लैंडमास चेंज होने लगी और इसने किसका रूप ले लिया, ग्लोब का, जिसको आज हम जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। तो अगर आप अंटार्कटिका को जानना चाहते हैं तो वो अब किसका पार्ट बन चुका है, हिस्ट्री का। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं। लाइक दिस विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर अबाउट द एक्टिविटीज़ डन बाय ह्यूमन बीइंग। जब आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे हमारी हिस्ट्री कैसी थी, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो उस पर कैसा इफेक्ट डाल रही हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट्स शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। तो अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमें उस ब्रेक पैसेज से पता चलेगा वहाँ पर क्या क्या नहीं आया, पहले कैसे फोल्ड थे, फिर वो फोल्ड प्री कैम्ब्रियन हुए, ग्रेनाइट और ये शील्ड्स, ओजोन, कार्बन, ये सब का इवोल्यूशन वहीं से हुआ और एक्सटिंक्शन भी वहीं हुआ। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling। तो अगर आप सोच सकते हैं कि 1 मिलियन ईयर्स में ऐसा होता है तो ये वाकई में एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। इमेजिन करो इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर डालते हैं, जैसे हम जानते हैं कि अर्थ किससे बनी है, टेक्टोनिक प्लेट से बनी है, वो मूव होती हैं, तो जैसे जैसे वो मूव होती हैं और एक साइड इकट्ठी होती जाती हैं तो क्या फॉर्म हो जाते हैं, हिमालयाज फॉर्म हुए हुए इसी तरह से हैं। तो अर्थ में जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होने लगी तो किसकी तरफ बढ़ने लगी, इंडिया नॉर्थ साइड में बढ़ने लगी, और नॉर्थ साइड में ही हमारी हिमालयन बॉडी आती है, बॉर्डर्स आते हैं, आपको मालूम है। तो साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका किसकी तरफ खिसक गई, नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो ये दोनों के खिसकने से क्या हुआ, एक ड्रेक पैसेज क्रिएट हो गया, जो कि सरकम पोलर करंट, इसने कोल्ड सरकम पोलर, क्योंकि यहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होने लगी तो ये जगह धीरे धीरे कोल्ड होने लगी। इसने क्या किया, अंटार्कटिका को फ्रिजिड कर दिया, डेसोलेट अकेला कर दिया, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और इसे कहाँ पहुँचा दिया, दुनिया की तली में पहुंचा दिया। आप इसका इमेजिनेशन कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक बर्तन से जो हमारा कुकिंग वेसल होता है, जब हम उसे नीचे रख दें तो आप देखते हैं तो जो सनलाइट होती है वो पूरी तरफ पड़ती है, लेकिन जो वेसल का निचला हिस्सा होता है वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती। तो ठीक उसी निचले हिस्से में क्या एग्जिस्ट करता है, अंटार्कटिका, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पहुँचती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एरिया हमेशा कोल्ड रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो पिघल रहा है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, तो यहाँ राइटर बताती है कि वो कौन है, एक साउथ इंडियन है और वो भी सन की वर्शिप करती है। 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect। तो वो बताती है जो दुनिया का 90% वाटर है वो कहाँ स्टोर हुआ है, वो अंटार्कटिका में स्टोर हुआ है, और वो पूरे आइस वॉल्यूम्स जो हैं वो चारों तरफ चिलिंग हैं। एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन इट इज़ लाइक वॉकिंग टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। तो उसने अपने आप को एक एग्जाम्पल दिया है कि इस अर्थ पे जो पूरी सफ़ेद नीली है, जहाँ कोई पेड़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई चिड़िया नहीं, किसी का बोलना नहीं, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, तो वो कैसी कहती है कि ऐसा लगता है जैसे एक पिंग पोंग बॉल में आकर के बंद हो गए हों। So here is the picture given, you can see and you can imagine there are only penguins that can be seen and there is nothing else to be seen over here, and this is their academic Shukalaski on which she traveled and reached over there. Devoid of any human markers, no trees, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, कहती है कुछ भी नहीं है, ना तो ट्रीज हैं, ना बिलबोर्ड्स हैं, ना बिल्डिंग्स हैं। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। तो यहाँ आकर आपको अर्थली सेंस चला जाता है, क्योंकि आप अर्थ पे ऐसा लगता ही नहीं एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग आदि हैं, हैबिचुअल हैं टू लिव विद ईच अदर, एंड हियर शी फाइंड्स completely isolation, there is no human activity, nothing could be seen, only a blue landmark with a lot of water and sometimes the sounds of the
water that could be heard running through the big icebergs. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty. और इसमें जो रहने वाली चीज़ें हैं उसमें माइक्रोस्कोपिक बड़े से लेकर के आप माइटी से माइटी लेकर के माइक्रोस्कोपिक छोटे से छोटी चीज़ें भी देख सकते हैं. मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स. अब मिजेस एंड माइट्स बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं. उसमें ब्लू व्हेल्स से लेकर आइसबर्ग जो इतने बड़े हैं जैसे कि किसी एक कंट्री के बराबर. तो लार्जेस्ट जो रिकॉर्डेड था साइज वो बेल्जियम की बराबर था. तो एक आइसबर्ग इतना बड़ा है जो कंट्री बेल्जियम जितना बड़ा. Days go on and on in surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence. Ubiquitous means होता है continuous, interrupted only by the occasional avalanche और carving ice sheet. तो वहाँ पर आप क्या सुन सकते हैं, चारों तरफ लगातार सन्नाटा है. वही वहाँ पर रिसोर्स की तरह रहता है. और वो कभी कभी इंटरप्ट किससे होता है, जब कोई बड़ा आइस टूटकर धड़ाम से नीचे गिरता है. कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और फिर उस प्लेस को दूसरा शेप दे देता है. इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री. और वो जगह है जहाँ आकर आप उस जगह की हिस्ट्री को समझ सकेंगे प्रैक्टिकली जब आप वहाँ जाएं. एंड फॉर ह्यूमंस दी प्रोग्नोसिस इजंट गुड. और जो ह्यूमंस हैं वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि जो आने वाला प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, वो ह्यूमंस के फेवर में नहीं है. राइटर ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि वहाँ पर जाकर उसे फील होता है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पिघल रही हैं और हमारी एक्टिविटीज़ से क्या हो रहा है, वो बीरबल की खिचड़ी जैसा पक रहा है. यानी वो इतनी हीट इंडिया जो हमारी अर्थ है वो प्रोड्यूस कर रही है कि उसका असर कहाँ हो रहा है, उस एंड पर हो रहा है जिससे वो पिघल रही है. और ये साइन अच्छे नहीं है. इसका मतलब अगर हमने ये एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं की तो वो दिन दूर नहीं जब ये लैंड मास पूरी तरह से पिघल सकती है और हम सब वाटर में ड्राउन हो सकते हैं. सो टिल हियर आई विल एक्सप्लेन टुडे. Rest all the chapter I will be explaining in next part. Till then take care and do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated.